नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। लिखने एक नजर हेडलाइंस पर। आज से प्रदेश भर में मतगणना को लेकर ट्रेनिंग शुरू। भाजपा और कांग्रेस फिर दिख रही है एक्टिव। 7 मार्च को होगी बीजेपी की अहम बैठक। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंडियों की वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 86 लोग वापस सुरक्षित लौटे। कई परिजनों को अब भी है आस। देहरादून में एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम। युवती को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतारा। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में। जांच में जुटी पुलिस। और काशीपुर में धू-धू कर जल उठा कपड़ों का शोरूम। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। यूक्रेन में फंसे नागरिकों का उत्तराखंड लौटने का सिलसिला जारी है। गुरुवार तक राज्य के 86 छात्र एवं अन्य लोगों की वापसी हो चुकी है। अभी तक वहां 200 नागरिकों के फंसे होने की भी सूचना है, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयास लगातार जारी है। इसी बीच मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने राज्य सचिवालय में यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों को निर्देशित दिया कि परिजनों और पहचान वालों से मिलकर यूक्रेन में फंसे लोगों की लोकेशन का पता लगाया जाए, ताकि उनकी जल्द से जल्द सकुशल वापसी हो सके। देहरादून के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज डांडा खुदानेवाला में गुरुवार शाम एक छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। मृतक छात्रा का नाम वंशिका बंसल है और आरोपी युवक का नाम आदित्य तोमर बताया जा रहा है। आरोपी युवक ने कॉलेज गेट के सामने ही युवती को गोली मारी। घटना के पीछे की वजह एक तरफा प्यार बताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तमाम जानकारी देने के लिए हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात करते हैं अगली खबर की। लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने खानपुर के राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में धांधली की शिकायतों पर दुकान पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राशन डीलर के दुकान पर ताला लटका मिला। उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत पर निरीक्षण किया गया, लेकिन जाँच में पाया गया कि राशन वितरण न करके गेहूँ चावल का स्टॉक अपने घर पर जमा किया गया है। कानपुर में राशन वितरण को लेकर अनियमितता को लेकर काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो आज इस संबंध में यहाँ पर राशन की दुकान की जांच की गई। तो मौके पर जो राशन की दुकान है उस पर ताला लगा हुआ पाया गया। यहाँ पर जांच करने में पाया कि जो संबंधित राशन डीलर है उनके द्वारा दुकान पर राशन का वितरण कर अपने घर पर ही यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में राशन गेहूँ चावल स्टॉक किया गया है। तो उसी संबंध में अब यहाँ पर संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है और इसकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित राशन डीलर के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर से भाजपा विधायक और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चंदन रामदास और किच्छा से भाजपा विधायक और विधानसभा प्रत्याशी राजेश शुक्ला ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने की बात कही है। दोनों विधायकों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही कम समय में जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काम किया है, उस पर जनता ने मोहर लगाते हुए भाजपा को मतदान किया है। 10 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद उत्तराखंड में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी, ये इनका कहना है। 5 साल बाद लोकतंत्र का पर्व जो अभी चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि 10 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने मेहनत की है, अपने अपने मुद्दे अपने अपने कार्यों के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं, मगर मोदी जी के नेतृत्व में, अपने युवा नेतृत्व धामी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ कि पहाड़ों में काफ़ी जो हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, उनके माध्यम से लोग बहुत उत्साहित थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव हुए, ये सबसे बड़ी ताकत हमारी है। जीत जनता की हुई है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, तो जिस तरीके से काम हमारी सरकार ने किया और लास्ट में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में 6 महीने में जितनी तेजी से काम हुए और जो जनता का विश्वास इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश का विश्वास है, इन दोनों के दम पे हम कह सकते हैं कि हम
क्लियर कट मेजॉरिटी से सरकार बने। वहीं चुनावी नतीजों से पहले जहां भाजपा जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट में दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारत दसौनी का कहना है कि 10 मार्च को मतगणना के बाद प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता जोश से लबरेज है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है और अनंतो गत्वा यहाँ पूर्ण रूप से बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसको लेकर बहुत उत्साह पार्टी के अंदर है और निश्चित तौर पर दिल्ली में भी हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच संवाद स्थापित हो रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और रूपरेखा तैयार हो रही है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद पार्टी का स्टैंड क्या है। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि कथित अखबार में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है, जिसमें वह अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रदर्शित कर रही हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मतदान के दिन इस तरह का इंटरव्यू मतदान को प्रभावित करता है। अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में 2 पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज़ है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से की, लिखित शिकायत दी और उनसे ये कहा कि इस पर तुरंत जो है कि आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज आया था, तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का जो बारे में उन्होंने हमें दिया है, शिकायत दिया है और उस पे एक्शन के लिए भी उन्होंने लिखा है। तो इसको हम माननीय कमीशन को हम फॉरवर्ड करें। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी हैं। अब तक उत्तराखंड के कई बच्चे अपने घर पर वापसी कर चुके हैं, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ वहां के हालातों को साझा भी किया। स्थानीय आयुक्त कार्यालय की टीम ने एयरपोर्ट पर यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्रों का स्वागत भी किया। अब तक कई बच्चे जो हैं वो अपने घर लौट चुके हैं, जबकि सरकार को बताया है कि 282 छात्र एवं अन्य लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि नए डाटा में 200 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। जो छात्र वापस नहीं लौटे हैं, उनके परिवार अभी भी चिंता में हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों और छात्रों को सुरक्षित घर वापसी के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी भी यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द उनके बच्चे वापस लौट आएंगे। देहरादून जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 65 लोग और छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लोगों में से 65 में से 24 लोगों की घर वापसी हो चुकी है। देखिए, कारगी चौक में निवासरत विनायक थपलियाल एवं अस्मिता थपलियाल के परिजनों से आज मैंने भेंट की और उनको आश्वस्त में हमने किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं उनको वापस ले आने के लिए। टोटली हमारे उत्तराखंड से खासकर जनपद देहरादून से लगभग 65 बच्चे थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनमें से लगभग 24 वापस आ चुके हैं और 41 जो है वो वहीं पे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। वहां फंसा हर शख्स खुद को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना चाहता है। ऐसे में परमाणु बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद लोग और ज्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं। हालांकि कई लोगों को यकीन है कि इन हालातों पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा। बात अगर उत्तराखंड की करें तो गदरपुर से डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और राज्य मंत्री सुरेश परिहार का कहना है कि तत्काल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। मैं तो उम्मीद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल ऐसा ना हो और किसी भी तरह युद्ध खत्म हो। युद्ध तो किसी तरह का भी देखिए खराब होता है, बट न्यूक्लियर युद्ध तो लास्ट चीज़ है और कई बार अगर ये ऐसा कंपटीशन जैसा हो जाएगा तो पूरा वर्ल्ड डेफिनेटली प्रभावित होगा इससे।
और हमारा जो क्लाइमेट है वर्ल्ड का वो तो हमारा एक ही क्लाइमेट है, एक ही प्लेनेट है। तो प्लेनेट पे अगर कोई भी ऐसी गतिविधि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसी होती है तो डेफिनेटली पूरा विश्व इससे सफ़र करेगा। तो केवल इतना कह सकूँगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों देशों को जल्दी से जल्दी अपनी सद्बुद्धि ऐसी हो कि वो इस युद्ध को रोकें। किसी के कहने पर, किसी के आधार पर, किसी की बात में आकर युद्ध में उलझना बहुत ही घातक होता है। उत्तराखंड में 108 इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रही कैंपा कंपनी पर कर्मचारियों के उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। यूकेडी के नेताओं ने देहरादून के चंदन नगर स्थित 108 कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। कर्मचारियों को मात्र 10,000 रुपए का वेतन दिया जाता है, जिसमें भी कटौती टायर घिसाई के नाम पर की जा रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि एक नया टायर दिया, रास्ते में पत्थर में कट लग गया, तो मैं उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर को थोड़ी दे रहा हूँ। लेकिन भाई साहब उसका टाइम टू टाइम अलाइनमेंट करना है, सेवा में सुधार, ये हमारा मेन एम होता है। उस उद्देश्य से हम काम। हमारे जो 108 के कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, उनकी तनख्वाहों से गाड़ी के टायरों की घिसाई काटी जा रही है। ये शोषण की पराकाष्ठा है, अन्याय का चरम है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कैंप के ऑफिस में। हमारी जो जीएम प्रोजेक्ट हैं शर्मा जी, उनसे बात हुई है और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है। हमारा साफ चेतावनी, साफ अल्टीमेटम है, या तो आप इनका रिकवरी का पैसा वापस कीजिए, ये जो वसूली आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, नहीं तो हम आने वाले 10 तारीख के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाएंगे। आईआईटी रुड़की में 3 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव के पहले दिन पानी की कमी, जल स्रोत, पानी स्टोर और पानी की शुद्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में बताया जा रहा है कि कैसे पानी की बचत की जा सकती है। इस साल फिर दोबारा रुड़की वाटर कॉन्क्लेव करके एक प्रोग्राम कर रहा है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स को बुला के वाटर के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो इस बार थीम हिज वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेंस का है। ये दोनों चीज़ बड़े इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देश में वाटर सिक्योरिटी का अभी फ़िलहाल इशू मुद्दा आ रहा है। ऐसा कि नहीं कि पानी एकदम नहीं है, बट पानी अगर हम इसी तरह पानी को वेस्ट करते जाएंगे तो भविष्य में पानी की किल्लत आ सकते हैं। लोहाघाट में युवा कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पीआरडी की महिला जवानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में क्षेत्र की 32 महिला पीआरडी जवान हिस्सा ले रही हैं। सैन्य प्रशिक्षण के अलावा महिला पीआरडी जवानों को योग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। तो हमको सबसे पहले तो अनुशासन में रहना सिखाया जा रहा है और उसके बाद हमें ड्रिल कराई जा रही है और मार्च पास्ट कराया जा रहा है और हमसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और योगा है, पीटी है, इस तरह के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। किसी भी देश और प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से झलकती है, लेकिन राजधानी देहरादून की गड्ढा युक्त सड़कें राजधानी की साख पर बट्टा लगा रही है। स्मार्ट सिटी के लाख दावों की पोल यहां की सड़कें खोल रही हैं, जिनसे रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भले ही सड़कों का जाल बिछा दिया गया हो, लेकिन भीतर की सुंदरता खोखली नजर आती है और यही हाल राजधानी देहरादून का है। आईएसबीटी हो या दून रेलवे स्टेशन हो, यहाँ वाहनों से उतरते ही लोगों का सामना सीधे गड्ढों से हो रहा है। यहाँ से शहर और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन सड़कों से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों का गुजरना भी होता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इन गड्ढों की ओर जाता ही नहीं। शहर भर में सड़कों की हालत ऐसी है कि कहीं से उखड़ी हुई है तो कहीं पानी लीकेज हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको बलबीर रोड की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी से भरे गड्ढों की वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दोपहिया और ठेली रेहड़ी वालों को। समस्या क्या है, ये बार बार लीक होता है, ये फिर भर जाता है
गाड़ी वाले आते हैं दूसरों पे छींटे मार के जाते हैं। सबसे दिक्कत है, आप देख लीजिए क्या हाल है इसका। कभी कभी तो सड़क पे पूरा पानी भर जाता है यहाँ तक। ये तो बार बार रिपेयर करके जा रहे हैं, फिर वही हाल है। नहीं, मजबूत नहीं है इसमें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको कि बार बार ये यहाँ से लीकेज करने लग जाता है। ये अगली तस्वीर देहरादून के सर्वे चौक की है। यहाँ पर सड़क बुरी तरह से खोदी गई है। सर्वे चौक से लेकर क्रॉसिंग तक हालत दयनीय है। खराब सड़क की वजह से लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ स्मार्ट सिटी के कार्यों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़कर बैठ जाता है। मिट्टी धूल इतनी हो रही है ना, मिट्टी धूल खा खा कर परेशान हो गए। सारा माल हमारा खराब होता जा रहा। ये 2 महीने हो गए भाई, पूरे 2 महीने पानी डाल डाल के परेशान हो गए। सारा माल पे जस्ट लगी जा रही। देखो, अरे भाई सबको बोलते कौन सुनता, कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने के टाइम तो आ जाएंगे, बातें पूछते भी नहीं है कोई। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि पूरी सड़क में एक गड्ढा ही मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये तस्वीर सुभाष रोड की है, जहां पर सड़क में इस गड्ढे को भरने का कई बार काम किया गया, लेकिन चलता फिरता काम ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। दुर्घटना होती है, जैसे आजकल के लड़के हैं थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, कई बार हो रहता है। यहाँ पास में एक एक्सीडेंट हुआ था तो लड़के मरते मरते बच गए। तो देखिए आपने राजधानी देहरादून की सड़कों की हालत। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि किसी भी देश व प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से देखी जाती है, लेकिन राजधानी देहरादून के विकास की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि गड्ढायुक्त सड़कों से आखिर जनता को कब तक निजात मिल पाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। फरवरी का महीना खत्म हो चुका है और फरवरी के महीने के खत्म होने के साथ मौसम में धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। गर्मियों में पहाड़ के धधकते जंगलों की आग एक बड़ी चिंता की वजह सामने आती है, लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए शंका आशंका के बादल घिरने लगे हैं। पिछले 10 सालों में जंगलों में आग की घटनाओं पर आधारित ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदलते वक्त के साथ अब उत्तराखंड में मौसम में भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। करीब आते गर्मियों के मौसम के मद्देनजर जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को लेकर आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। लिहाजा पहले ही वन विभाग के माथे पर चिंताएं की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। ये लाजमी इसलिए भी है कि साल दर साल उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं के आंकड़ों की तस्वीर देखी जाए तो कुल 2094 वन बीट में से 1360 संवेदनशील श्रेणी में हैं। इनमें से 115 अति संवेदनशील, 972 मध्यम संवेदनशील और 273 संवेदनशील है। हालांकि विभागीय तौर पर साल दर साल जंगलों में लगने वाली घटनाओं पर काबू पाने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन इन दावों में धरातल पर कोई दम नहीं दिखता। मगर इस बार विभागीय अधिकारी इस बात का भरोसा दिलाते दिख रहे हैं कि पिछले सालों में जंगलों में लगी आग की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार विभाग ने जंगल की आग को देखते हुए बीट स्तर के हालातों का अध्ययन किया है। अब बस देखना ये है कि इस अध्ययन के आधार पर इस बार वनाग्नि से निपटने के दावों पर विभागीय अधिकारी कितने खरे उतरते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम अभी थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगलों में आग लगने के लिहाज से मौसम पूरा बदल चुका है। गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में बेकाबू आग बेशकीमती वन संपदा को खाक में तब्दील कर देती है। इसके साथ ही हाथी, बाघ सहित वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। लेकिन इस बार प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं गर्मियों की दस्तक से प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है। और उस चिंता की वजह गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर धधकते जंगलों की आग है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए अब प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय में बनाया गया है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर रहेगी।
जंगल में आग लगने की सूचना कहीं से भी आए, उसको तुरंत ही वन प्रभाग के क्रू स्टेशन प्रभारी और रेंज कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। लाइव अलर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं एंड विद इन 2 मिनट्स जो है अगर कहीं भी आग लगती है तो 2 मिनट्स के अंदर जो है लाइव अलर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो है डायरेक्ट जो वेबसाइट है भुवन पोर्टल है उससे नज़र रखते हैं और उसमें उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो हमें कंपार्टमेंट लेवल और विलेज लेवल तक किस विलेज के सामने जो है आग लगी है, साथ में आग लगी है और किस कंपार्टमेंट में आग लगी है उसका पता चल जाता है। तो कंट्रोल रूम में जो ही उसका पता चल जाता है तो हम जो है फ़ोन वायरलेस के माध्यम से जो है कंसर्न जो प्रभारी होता है कंट्रोल रूम का, क्रूज स्टेशन का प्रभारी होता है, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस बार सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ चुका है, लिहाजा आग लगने की घटनाओं में तेजी भी आ सकती है, जिसे देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों के साथ भी सहभागिता निभाने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वन पंचायतों की भागीदारी भी तय की जा रही है। वन अग्नि से उत्तराखंड के जंगलों को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। हर साल हजारों हेक्टेयर वन और वन्यजीव आग की चपेट में आ जाते हैं। दावानल की रोकथाम को लेकर हर साल सरकार प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे फेल साबित हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मास्टर कंट्रोल रूम से इस बार जंगलों में लगने वाली आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। आज से प्रदेश भर में मतगणना को लेकर ट्रेनिंग शुरू, भाजपा और कांग्रेस फिर दिख रही है एक्टिव। 7 मार्च को होगी बीजेपी की अहम बैठक। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंडियों की वापसी का सिलसिला जारी, अब तक 86 लोग वापस सुरक्षित लौटे, कई परिजनों को अब भी है आस। देहरादून में एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, युवती को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतारा, आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में, जांच में जुटी पुलिस। और काशीपुर में धू-धू कर जल उठा कपड़ों का शोरूम, आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल विभाग ने बमुश्किलात में पाया काबू।